भारत के शहरों की गगनचुंबी इमारतें एसेट लाइट मॉडल पर खड़ी हैं, लेकिन इनकी नींव पर खरीदारों की आहें और अधूरे सपने रखे गए हैं। जमीन मालिक अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, खरीदार अपने घर की चाबी तलाश रहा है और बिल्डर मुनाफे के साथ अगला प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। यही है बिल्डरों का असली खेल। जो दिखता है वह विकास है और जो छिपा है वह जनता की बर्बादी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत की रियल एस्टेट दुनिया में इन दिनों एक नया जुमला गूंजता है, एसेट लाइट मॉडल। नाम सुनते ही लगता है मानो यह किसी निवेश सलाहकार की स्लाइड से आया शब्द है, लेकिन असलियत में यह बिल्डरों की नई चाल है। चाल इसलिए कि इसमें मुनाफा तो बिल्डरों का है, पर जोखिम जनता का। रियल एस्टेट कारोबारियों ने हमेशा अपने लिए नए रास्ते बनाए। पहले जमीन खरीदते थे, बड़े कर्ज उठाते थे और निर्माण पूरा न कर पाने पर खुद दिवालिया हो जाते थे। लेकिन अब उन्होंने रास्ता खोज लिया है कि बिना जमीन खरीदे, बिना बड़े पूंजी निवेश के भी वे अरबों के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें और नाम भी उन्हीं का चमके। यही है एसेट लाइट मॉडल। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा बिल्डरों के लिए है। उन्हें जमीन पर पैसा नहीं फंसाना पड़ता। जमीन का मालिक अपनी जमीन देता है और बिल्डर अपनी ब्रांड वैल्यू, मार्केटिंग ताकत और मंजूरी लेने का तजुर्बा लेकर आता है। ज्वाइंट वेंचर यानी सीधा साझेदारी मॉडल में मुनाफा दोनों के बीच तय अनुपात में बंट जाता है। डेवलपमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट यानी डीएमए मॉडल में बिल्डर मैनेजर की भूमिका निभाता है और फीस या कमीशन लेकर निकल लेता है। यही वह बारीक खेल है जहां बिल्डर अपनी जिम्मेदारी को सीमित करता है और खरीदार को यह भरोसा दिलाता है कि वह सुरक्षित हाथों में है, जबकि जमीन और कानूनी जोखिम असल में उसके हिस्से होते ही नहीं है। इस खेल का सबसे बड़ा असर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला। यहाँ हजारों परिवारों ने घर खरीदने के सपने में अपनी जमा पूंजी लगा दी। आम्रपाली, सुपरटेक, जेपी इंफ्रा जैसे बड़े नामों ने यही मॉडल अपनाया। नतीजा यह हुआ कि जमीन मालिक और बिल्डर के बीच झगड़े बढ़े, प्रोजेक्ट अधूरे अटके और खरीदार अपने फ्लैट की डिलीवरी के लिए अदालतों के चक्कर काटने लगे। आम्रपाली केस तो इतना बड़ा बन गया कि सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देना पड़ा और एनबीसीसी को निर्माण पूरा करने का जिम्मा सौंपना पड़ा। अदालत ने पाया कि बिल्डर ने खरीदारों का पैसा गलत कामों में घुमाया और जमीन की वैधानिकता को अस्पष्ट रखा। यही एसेट लाइट मॉडल की असली कमजोरी है कि जब बिल्डर मालिक नहीं सिर्फ मैनेजर है तो खरीदार की सुरक्षा सबसे ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है। जेपी इंफ्राटेक का मामला भी ऐसा ही था। हजारों खरीदार वर्षों तक घर के इंतजार में खड़े रहे। दिवालिया प्रक्रिया के दौरान खरीदारों को आईबीसी में वित्तीय लेनदार का दर्जा तो मिला, लेकिन रेजुलेशन प्लान में भारी हेयर कट झेलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा ग्रुप को प्रोजेक्ट पूरा करने का आदेश दिया, लेकिन जिन टावरों में 15-20 साल से लोग बुकिंग किए बैठे थे, वहां सपनों की धूल उड़ रही है। सुपरटेक का ट्विन टावर प्रकरण तो देश की सबसे बड़ी मिसाल बन गया है कि किस तरह बिल्डर कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाकर डीएमए और जेवी में प्रोजेक्ट खड़ा करता है और जब विवाद हुआ तो इमारतें ही ढहा दी गई। खरीदारों को कोर्ट से रिफंड मिला, लेकिन सालों की मानसिक और आर्थिक पीड़ा का कोई हिसाब किसी ने नहीं रखा। गुड़गांव यानी गुरुग्राम का हाल इससे अलग नहीं। वहाँ डीएमए सबसे लोकप्रिय मॉडल बना। जमीन मालिक ने जमीन दी, बिल्डर ने नाम और मार्केटिंग दी। डीएलएफ, M3M और एमआर जैसे नामी ब्रांडों ने इस मॉडल में कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए। खरीदार ने समझा कि नामी ब्रांड है तो जोखिम कम होगा, लेकिन हकीकत यह रही कि कई प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए और खरीदारों को हरियाणा रेरा के दरवाजे खटखटाने पड़े। ओशियन 7 बिल्टेक यानी OSB का एक्सप्रेसवे टावर इसका ताज़ा उदाहरण है। 3000 से ज़्यादा खरीदार 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। रेरा ने आदेश दिया कि खरीदारों को मुआवजा और पोजीशन दोनों मिले, लेकिन आदेशों के पालन की प्रक्रिया धीमी है। नियो डेवलपर्स का मामला भी सामने आया, जिसमें खरीदारों को रिफंड और ब्याज का आदेश मिला। रामप्रस्थ ग्रुप तक पर ईडी की जांच चली और रेरा ने चेतावनी दी कि पुराने आदेशों का पालन करो वरना गिरफ्तारी तक होगी। यह दर्शाता है कि एसेट लाइट मॉडल ने कैसे जिम्मेदारी को धुंधला कर दिया। मुंबई और पुणे में कहानी सोसाइटी रीडेवलपमेंट और चाल पुनर्निर्माण के बहाने खेली गई। डीएमए मॉडल में बिल्डर ने खुद को सिर्फ मैनेजर बताया और सोसाइटी या जमीन मालिक के साथ विवाद होने पर खरीदार बीच में फंस गए। हजारों परिवार किराए पर रह रहे हैं क्योंकि उनके घर आज तक बनकर नहीं आए। महाराष्ट्र रेरा यानी महारेरा ने इस पर सबसे सख्त रवैया अपनाया। 2025 में लगभग 4800 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि बिल्डर ने स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी। बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और स्पष्ट कहा गया कि जब तक खरीदारों का पैसा सही जगह नहीं जाता तब तक कोई बुकिंग या ट्रांजैक्शन नहीं होगा।
यह पूरे देश में पहली बार था जब नियामक ने इतने बड़े पैमाने पर शिकंजा कसा। बेंगलुरु में भी हालात अलग नहीं। आईटी सिटी में मकानों की भारी डिमांड ने बिल्डरों को डीएमए और जेवी से प्रोजेक्ट उठाने का मौका दिया। शुरुआत में कई प्रोजेक्ट समय पर पूरे भी हुए, लेकिन धीरे धीरे खरीदारों को महसूस हुआ कि जब विवाद होता है तो बिल्डर हाथ खड़े कर देता है कि वह तो सिर्फ डेवलपमेंट मैनेजर है, जमीन का मालिक असली जिम्मेदार है। कर्नाटक रेरा ने हाल के वर्षों में 2600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को समय सीमा पार करने वाला घोषित किया और खरीदारों को रिफंड और ब्याज का आदेश दिया, लेकिन वहां भी खरीदारों की शिकायत है कि आदेशों का पालन कराने में समय लग रहा है। अब सवाल यह है कि कानून ने इसे मॉडल पर कितनी पकड़ बनाई है। 2016 में आया रेरा इस खेल के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। रेरा ने कहा कि हर प्रोजेक्ट का पैसा एक अलग बैंक अकाउंट में रखा जाएगा और उस प्रोजेक्ट की जमीन व निर्माण पर ही खर्च होगा। यह खरीदारों की सुरक्षा के लिए था ताकि बिल्डर खरीदार का पैसा कहीं और न लगाए। जेवी और डीएमए में भी यह नियम लागू है, लेकिन असली खेल यह है कि कई बिल्डर अब भी कानूनी पेच ढूंढकर इससे बच निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों ने कई जगह खरीदारों को राहत दी। आम्रपाली केस में एनबीसीसी को निर्माण पूरा कराने की जिम्मेदारी देना, यूनिटेक के प्रोजेक्ट्स के कोर्ट की सीधी निगरानी और सुपरटेक ट्विन टावर ध्वस्त करने का आदेश, ये सब बताते हैं कि न्यायपालिका ने एसेट लाइट मॉडल के गलत इस्तेमाल पर शिकंजा कसा। आईबीसी यानी दिवालिया कानून में भी खरीदारों को वित्तीय लेनदार का दर्जा मिला, जिससे उन्हें कम से कम दिवालिया प्रक्रिया में वोट और हिस्सा मिला। पर असलियत यह है कि रेजोल्यूशन में भारी हेयरकट झेलना पड़ा और खरीदारों को 100 में से 30 रुपए ही वापस लौटे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की रेरा ने हाल में डीएमए और जेवी पर और सख्ती दिखाई है। यूपी रेरा ने कहा है कि अधूरे फ्लैट की पोजीशन देने वाले बिल्डर पर प्रोजेक्ट लागत का 5% तक का जुर्माना लगेगा। यानी अब बिल्डर कहकर नहीं बच सकता कि वह तो मैनेजर है, जिम्मेदारी जमीन मालिक की है। खरीदार को फ्लैट तभी मिलेगा जब सभी मंजूरी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और एग्रीमेंट पूरे हों। यह शिकंजा धीरे धीरे कस रहा है, लेकिन अभी भी पूरे देश में इसकी पकड़ बराबर नहीं। सच यही है कि एसेट लाइट मॉडल ने बिल्डरों को जमीन और पूंजी की जिम्मेदारी से आज़ाद कर दिया, लेकिन खरीदार को कानूनी दलदल में धकेल दिया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यह मॉडल हजारों परिवारों की बर्बादी का कारण बना। गुरुग्राम में डीएमए ने ब्रांड का भ्रम पैदा किया, लेकिन जिम्मेदारी से बचने का रास्ता भी दिया। मुंबई, पुणे में सोसाइटी पुनर्विकास के नाम पर हजारों परिवार आज भी बेघर हैं और बेंगलुरु में खरीदार कोर्ट और रेरा के आदेशों के पालन का इंतजार कर रहे हैं। यह पूरा खेल यह दिखाता है कि भारत की रियल एस्टेट लॉबी ने राजनीति और कानून दोनों को अपने हिसाब से डाल लिया है। सरकारें इसे निवेश आकर्षण और शहरी विकास का मॉडल कहती हैं, लेकिन खरीदारों के लिए धोखा है। अदालतें और रेरा जरूर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही हैं, पर बिल्डरों के लिए अब भी सुनहरा रास्ता है। कम निवेश, कम जोखिम और ज़्यादा मुनाफा। भारत के रियल एस्टेट में एसेट लाइट मॉडल का सबसे बड़ा और सफल खिलाड़ी अगर कोई निकला है तो वह है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसने बिना जमीन खरीदे भी देश भर में अपने ब्रांड से गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी। लखनऊ में एसेट लाइट यानी जेवी और डीएमए मॉडल का सबसे स्पष्ट उदाहरण है तुलसियानी कंस्ट्रक्शंस और अर्बन एक्सेस की साझेदारी। अर्बन वुड्स के रूप में इसके अलावा एलडीए की पीपीपी आधारित योजनाएं भी इस मॉडल के स्वरूप को दर्शाती हैं। अन्य बड़े ब्लॉकबस्टर बिल्डर्स जैसे एल्डिको, ओमेक्स, पार्थ इंफ्रा इत्यादि ज़्यादातर पारंपरिक मॉडल में काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।